नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। इसमें हम लोग करेंगे पूरी हिंदी व्याकरण में से प्रश्न, जिसमें हमने लगभग सभी टॉपिक्स को लिया है। साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है अभी और कितना आपने पढ़ लिया है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया है। श ध्वनि है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा तालव्य, क्योंकि जब हमारी जीभ मुंह के जिस कोने को टच करती है वही हमारी उस ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। जब हम श को बोलते हैं तो हमारी जीभ के निचले हिस्से को छूती है, वही तालव्य होता है, तालु होता है। तो जो श ध्वनि है वो तालव्य ध्वनि है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है जी, अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण को पूछा गया है। सबसे पहला है ए, ठीक है। ए क्या है? एक स्वर है। ए है एक स्वर है। जो सभी स्वर होते हैं, जो 11 स्वर होते हैं मुख्य, वो क्या होते हैं? सभी सघोष होते हैं। आप सघोष कह लीजिए, सघोष, चाहे आप घोष कह लीजिए। जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं ना, वो सारी की सारी सघोष होती हैं। और कौन सी ध्वनियाँ सघोष होती हैं? और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होते हैं वो क्या होती हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कै ख को छोड़ के ग घ ङ, वो क्या होगी? सघोष ध्वनियाँ होगी, ठीक है। तो सारे के सारे स्वर घोष हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष हो गए, और इसके अलावा जो जय, रे, ले, व और है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? सारी की सारी सघोष ध्वनियाँ हैं। तो इसमें है आ गया, जो है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सघोष ध्वनि है। जय आ गया, जय, च, छ, जय, ये कौन सा? तीसरा वर्ण आ गया, तो जय भी नहीं होगी, ठीक है। ए क्या है? स्वर है। तो ये तीनों तो सघोष ध्वनियाँ हैं। तो रह गया स, तो हमारा आंसर होगा स। स क्या है? एक अघोष ध्वनि है, ठीक है। इस तरह से आपको साथ के साथ समझ आता चलेगा। अगला प्रश्न है जी, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? अब आपको पता है कि जो ध्वनियाँ होंठों की सहायता से बोली जाती हैं, जो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, उन्हीं में दिक्कत होगी ना। अगर नीचे वाला होंठ ना रहेगा तो ओष्ठ ध्वनि इनमें से कौन सी है? बै है। कौन सी है? जो बै है वो एक ओष्ठ ध्वनि है। बै, आप बोल के देखिए, दोनों लिप्स आपस में होंठ मिलते हैं तो बै का उच्चारण होता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है जी, इनमें से विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर पहले की, ठीक है, ये अहंकार, अहंकार क्या है? अह क्या है? ये अह है सर्वनाम, ठीक है। ये तो एक सर्वनाम है और सर्वनाम से बनने वाली ये भाववाचक संज्ञा अहंकार है, ठीक है। आगे है जी हरियाली, हरियाली, हरा, हरा क्या है? विशेषण है। हरा से बनी हरियाली, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें, मिलाप, मिलाप बना है मिलन से। मिलन क्या है? एक मिलना, मिलना क्या है? एक क्रिया है। क्रिया से बनी जो संज्ञा है वो है मिलाप। नेक्स्ट है जी निकटता, निकटता बनी है निकट, निकट अव्यय से बनी ये निकटता भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर विशेषण से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो है हरियाली। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। जो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है? अगर हम बात करें वर्षाओं की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वर्षाओं होगा, वर्षाएं होगा, वर्षा होगा या वर्षा गण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3 वर्षा होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? वर्षा, क्योंकि वर्षा, थोड़ी वर्षा हुई, बहुत वर्षा हुई, हम इसी तरह से वर्षा को वर्षा ही बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वर्षा। अगला प्रश्न है जी, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? सबसे पहला ऑप्शन है माल। अगर हम माल की बात करें तो माल पहुंच गया, माल अच्छा है, माल बुरा है, चाहे थोड़ा हो बहुत हो, हम माल को माल ही बोलते हैं, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होता है। हम अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, इससे आपको बातें क्लियर होती चलेंगी। अगर हम बात करें दर्शन की, दर्शन हो गए, हमने दर्शन कर लिए, हम दर्शन को इस तरह से बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बहुवचन में प्रयोग होता है। होश, होश क्या है? ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। हम वाक्य में प्रयोग करके जब देखते हैं तो बातें क्लियर होती हैं। होश उड़ गए, हम ये नहीं कहते कि होश उड़ गया, होश उड़ गए। ठीक है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर कर दिए, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। तो हमारे ऑप्शन प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है माल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये निज क्या होता है? खुद से रिलेट होता है। जहाँ भी ऐसी बात आई कि किसी के बारे में बात हो कि वो अपना काम खुद से कर लेगा, ये चीज़ खुद से कर लेगा, तो वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यही हमारा आंसर है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा है। ठीक है, क्रोध, अगर क्रोध की बात करें, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध आता है, इस तरह से बोलते हैं हम, तो क्रोध क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। छाया, छाया होती है। ठीक है, ठंडी होती है छाया, छाया शीतल होती है, इस तरह से जब हम छाया का प्रयोग करते हैं तो ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। चयन किया जाता है, इसी तरह से बुढ़ापा आता है, तो ये सारे शब्द क्या है? पुल्लिंग है। केवल छाया शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 10, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेश सो रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था, तो कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि नरेश सो चुका है तो अभी सो भी रहा है, तो ये क्या हो गया? अपूर्ण भूत का ये उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? दही शब्द क्या है? लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ठीक है, इसीलिए क्या है, हमने यहाँ देखना है कि ये लिंग, दही शब्द में कौन सा लिंग प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो जो लिंग शब्द होता है, दही शब्द होता है, वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। दही शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। दही खट्टा होता है, दही खाया, इसी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, तो दही का जो लिंग है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यानपूर्वक शब्द क्या पूछा गया? ये तो पता है, ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? क्योंकि क्रिया विशेषण के भी आगे भेद होते हैं। अगर हम परिमाणवाचक की बात करें कि परिमाणवाचक की बात करें तो जहाँ हमें किसी नाप तोल की बात हो तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक आता है। जहाँ किसी समय की बात हो तो कालवाचक होता है, किसी स्थान की जानकारी मिले तो स्थानवाचक होता है। उसी प्रकार से जब किसी क्रिया को करने का तरीका, ढंग की बात हो तो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है।
तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। जैसे इसमें काम को किस तरीके से किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक, तो रीति बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में संधि कौन सी है? निर्धन में नी धन धन निर्धन, इसमें जो संधि आएगी वो विसर्ग संधि आएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में तभी शब्द की रचना किस तरीके से हुई है, इसकी जो संधि है वो कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर 2, तब धन ही से तभी बनता है, ये हमारा होगा आंसर। अगला प्रश्न है जी, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द पूछा गया है, तो कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, क्योंकि परि धन आ धन वर्ण, इस तरह से पर्यावरण बनता है, तो इसमें 2 उपसर्ग आए हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है। व्यंजन संधि का इसमें उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। परम औषध में अगर बात करें, इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। दुरुपयोग में विसर्ग संधि है। तपोवन में भी विसर्ग संधि है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, क्रिया के अंत में लगकर बने यौगिक शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कृदंत। कृदंत, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जी, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा के बारे में पूछा गया कि किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर 2 विवत्स रस का ये स्थायी भाव है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है जी, मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? मिश्र वाक्य ऐसा होता है कि जो इसमें उपवाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, ठीक है, और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है, क्रिया मतलब कि पूर्ण नहीं होती बात, ऐसा लगता है कि कुछ शेष रह गया, इस तरह से जो होता है वो मिश्र वाक्य होता है। अगर हम पहले वाक्य की बात करें, आपसे ऐसा, आपने ऐसा, यहाँ आपने आएगा, क्यों किया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो ये होगा हमारा आंसर, आंसर नंबर 2, ये क्या मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, वाह आप MP हो गए, तो इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य है। बालक आया और मेरे पास बैठ गया, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है जी, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। इनमें से संकेतवाचक वाक्य चुनना है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये तो साधारण वाक्य है। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ये भी नहीं संकेत, इसमें कोई संकेत नहीं है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो ये हमारा आंसर होगा, ये संकेतवाचक वाक्य है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है जी, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए, तो यही शुद्ध वाक्य है, यही हमारा आंसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर अगले की बात करें, तूफान आने का संदेह है, ये भी वाक्य सही नहीं है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अनेक निरपराध दंड के बागी हुए, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं। इनमें से जो 3, इनमें कोई ना कोई गलती है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ये एक मुहावरा है, इसका जो अर्थ है वो है चालाक होना। चालाक होना पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है जी, खुदा गंजे को नाखून न दे, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है, अत्याचारी को शक्ति व अधिकारों से वंचित रखना होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है जी, परसून शब्द का पर्यायवाची पूछा है।
प्रसून शब्द का जो पर्यायवाची होता है पुष्प होता है, फूल होता है, ठीक है। प्रसून का अर्थ जन्म लेने से, उत्पन्न होने से संबंधित भी होता है। तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है जी, नियति शब्द का समानार्थी शब्द पूछा है। तो नियति का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा भाग्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जी, ऋजु शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? वक्र होता है ऋजु का विलोम शब्द। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है जी, कौटिल्य का विलोम शब्द पूछा। वितोम नहीं, यहाँ पर विलोम शब्द है। जो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है वो मार्दव होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, कूच और कूच, कुछ और कूच शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म पूछा है। इसमें अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो कुछ, यहाँ पर कुछ का अर्थ उरोज होता है, ठीक है, लेकिन कूच का अर्थ सेना नहीं होता। अगला है जी उरोज, कुछ का अर्थ उरोज होता है और कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। कुछ का अर्थ यहाँ पर सेना गलत है, स्थान, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जी, जुजुत्सु का अर्थ है। जुजुत्सु का क्या अर्थ होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला जुजुत्सु होता है। हमारे प्रश्न 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ। मेरा जो इरादा है इसी तरह से आपके 30 क्वेश्चन के हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट लिए जाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी ग्रामर आ रही है और कितनी पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको इनसे क्लियर भी होती चलेंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके हल होते चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।